नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जीएस स्टडी पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। अब तक हमने टोटल क्लास 10 पढ़ चुके हैं भारत के भूगोल से। लगभग अब सारे टॉपिक ख़त्म ही होने वाले हैं। आज का ये एक और या दो में एक या दो और क्लास चलेगा इसका। उसके बाद हम भारत का भूगोल पूरी तरह से ख़त्म कर लिए होंगे। उसके बाद हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है भारत के उद्योग। ठीक है, भारत का भूगोल हम पढ़ रहे हैं। भारत का भूगोल से आज का हमारा टॉपिक है भारत के उद्योग। आज हम इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे और एक बेहतरीन नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें, अब इस चैनल का जीएस स्टडी नाम से एक टेलीग्राम चैनल बनाया जाएगा, जो कि बच्चों को परेशानी आ रही है नोट्स बनाने में। बच्चे पीडीएफ मांग रहे हैं, तो हम पीडीएफ भी इसके लिए अवेलेबल करा देंगे आपके लिए। एक आध दो दिनों में मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा और उससे आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का भी नाम जीएस स्टडी ही रहेगा, तो आप उससे जुड़ जाइएगा। आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी इस जीएस स्टडी पर, इस चैनल पर, मेरे कहने का मतलब है इस चैनल पर जो भी क्रियाकलाप होगा, जो भी एक्टिविटी होगी, आपको उस टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक सब कुछ अवेलेबल रहेगा। ठीक है, जो कुछ पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। भारत के उद्योग। भारत के उद्योग का आप अर्थ तो जानते ही होंगे। इतना तो आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना मालूम होगा ही उद्योग आखिर होता क्या है। तो खैर, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आइए उद्योगों की स्थापना के कुछ कारक आपको बताते हैं। देखिए, जो महत्वपूर्ण है उसी को पढ़ना है और हर एक चीज़ को पढ़ते चलने जाना है। एसएससी ने जो भी सिलेबस दिया है, हर एक चीज़ को पढ़ना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। अब जो सिलेबस दिया है पढ़ना वही है, आलतू फालतू कुछ नहीं पढ़ना है। पढ़ना वही है जो एग्ज़ाम में आए। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। उद्योगों की स्थापना के कारक। पहला है कच्चा माल, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा है परिवहन, चौथा है श्रम, पांचवा है जल, छठा है बाजार, लास्ट है बदलता अर्थव्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट है औद्योगिक विकास में कुछ रुकावटें आ रही हैं, उनको समझेंगे। क्रियान्वयन में देरी से समय और लागत में वृद्धि, कच्चे माल की कमी, ऊर्जा की उपलब्धता की कमी, परिवहन एवं यातायात असुविधा, राजनीतिक कारणों से संतुलित क्षेत्रीय विकास प्रभावित हो रहा है। अब स्वतंत्रता से पूर्व भारत में स्थापित उद्योग थे कुछ। पहला है लौह इस्पात उद्योग। ये महत्वपूर्ण है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। लौह इस्पात उद्योग, यह 1874 में कुल्टी यानी पश्चिम बंगाल में पहला व्यवस्थित लौह इस्पात केंद्र स्थापित किया गया था। पहला लौह इस्पात उद्योग 1874 में पश्चिम बंगाल में किया गया था। दूसरा है एल्यूमीनियम उद्योग। यह 1837 में जेके नगर, यह भी पश्चिम बंगाल में पहला एल्यूमीनियम उद्योग स्थापित किया गया था। सीमेंट उद्योग। सीमेंट का पहला कारखाना 1904 में चेन्नई में लगाया गया। नेक्स्ट है हमारा सीमेंट का उद्योग। यह सीमेंट का पहला कारखाना 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। चौथा जानेंगे रासायनिक उर्वरक उद्योग। भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग की शुरुआत 1906 में रानीपेट, तमिलनाडु में सुपर फास्फेट संयंत्र से हुई थी। सूती वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता में प्रथम सूती मिल की स्थापना की गई, जो असफल रही। 1854 में मुंबई में प्रथम सफल सूती मिल की स्थापना हुई थी। जूट उद्योग की स्थापना 1955 में रिसडा यानी कोलकाता में की गई थी। ऊनी वस्त्र उद्योग। भारत में पहली ऊनी मिल की स्थापना 1876 में कानपुर में हुई थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। लौह इस्पात उद्योग के बारे में पूरे विस्तार से समझते हैं, आखिर यह है क्या।
यह एक आधारभूत उद्योग है जिसका विकास अन्य उद्योगों के लिए आवश्यक है। यह एक वजनहाश उद्योग है, अतः इस उद्योग की स्थापना कच्चे माल के क्षेत्र में की जाती है, जिससे कि परिवहन व्यय न्यूनतम रखा जा सके। समझ गए कि लौह इस्पात उद्योग क्या है। इस उद्योग के कच्चे माल लौह अयस्क, कोकिंग, कोयला, चूना पत्थर, मैग्नीज एवं डोलोमाइट है। भारत में पहली बार 1874 में कुल्टी यानी पश्चिम बंगाल में आयरन वर्क्स की स्थापना हुई थी। 1907 में जमशेदपुर में TISCO भारत में स्थापित पहली निजी क्षेत्र की लौह इस्पात उद्योग की इकाई है। इसे आप याद जरूर कर लीजिएगा, और इसे जो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इन बातों को ज़रूर नोट्स कीजिएगा, ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाए गए कुछ कारखाने हैं जो कि भिलाई में लगाए गए थे छत्तीसगढ़ में, जो कि रूस के सहयोग से हुआ था। 1959 में उत्पादन इसका शुरू हुआ था। और दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से 1962 में उत्पादन शुरू हुआ। राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है, जो कि जर्मनी के सहयोग से 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। ये महत्वपूर्ण बात है, इसे याद रखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो यानी झारखंड में लौह इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। यह रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। प्रमुख लौह इस्पात के कारखाने हैं कुछ। पहला है कुल्टी बरनूरपुर हीरापुर, जो कि IISCO आसनसोल के निकट स्थित है। यह लौह अयस्क है, इसका सिंहभूम क्षेत्र जो कि झारखंड से प्राप्त है। कोयला रानीगंज, झरिया, रामगढ़ झारखंड से प्राप्त होता है। और मैग्नीज बाडा जमदा बांसपानी, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। दूसरा है राउरकेला इस्पात संयंत्र, उड़ीसा में जो पड़ता है। 1959 में जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। यह भी एक लौह अयस्क में आता है। इसका लौह अयस्क कोयंझर एवं सुंदरगढ़ क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ से भी कोयला झरिया यानी झारखंड से, मैग्नीज उड़ीसा से, चूना पत्थर उड़ीसा से, ये इत्यादि यहाँ पर इन जगहों से प्राप्त होता है। तीसरा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी TISCO, जिसे हम जमशेदपुर में यह है। और लौह अयस्क सिंहभूम की नोवा मंडी एवं उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से, कोयला जो कि कोकिंग कोयला झरिया क्षेत्र से एवं कोयला उड़ीसा की जाड़खानों से, मैग्नीज सिंहभूम क्षेत्र से प्राप्त है। चूना पत्थर वीर मित्रपुर, जो कि जल का भी एक स्वर्ण रेखा ना करखई नई संगम पर स्थित है, डिमाना बांध द्वारा प्राप्त होता है। चौथा है भिलाई इस्पात संयंत्र, जो कि छत्तीसगढ़ में, इसकी स्थापना 1959 में रूस के सहयोग से हुई थी। यह उत्पादित इस्पात के अधिकांश भाग की खपत विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान जो कि सियाट्स में होती है। पांचवा है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, जो कि पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। ये सब उसका नाम है। लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, मैग्नीज, ये सब वहाँ से चीज़ें लाई जाती हैं। ठीक है, वही सब लिखकर समझाया गया है पूरा, ये आप भी देख लीजिएगा। अब आइए जानते हैं एल्युमिनियम उद्योग के बारे में हम पढ़ेंगे। यह एक ऐसा उद्योग है जिससे बड़े पैमाने पर बिजली की उपलब्धता का होना जरूरी है, अतः इसका स्थानीयकरण वैसी जगहों पर हुआ है जहां सस्ता विद्युत उपलब्ध हो। जहां पर भी सस्ता विद्युत है, मतलब जहां से सस्ता बिजली मिल रहा होगा, वहीं पर यह अधिकतर कारखाना लगाया जाता है, यानी स्थापित किया जाता है। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना JK नगर, जो कि पश्चिम बंगाल में लगा था। ठीक है, अब आइए दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित एल्युमिनियम के संयंत्र होते, जो कि हीराकुंड उड़ीसा में, रेणुकूट जो कि उत्तर प्रदेश। और भारत में एल्युमिनियम के कुछ संयंत्र है। पहला हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी, पहला है इसका कारखाना रेणुकूट में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है।
बक्साइट की आपूर्ति होती है रांची से, जो कि झारखंड में पड़ता है, पलामू और लोहरदंगा से, जो कि झारखंड में पड़ता है। विद्युत की प्राप्ति होती है रिहंद जल विद्युत परियोजना, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। रिहंद बांध कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसके भी कुछ कारखाने हैं। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक, इसको इंग्लिश में बताया गया है, आखिर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वही सब लिखा गया है। इंग्लिश में भी बच्चों थोड़ा लड़के कंपनी वंपनी का नाम इंग्लिश में रहता है तो आसानी से पकड़ लेते हैं, इसलिए बताया गया है। इन बातों का ध्यान दीजिएगा। इन कारखानों को कई भागों में बांटा गया है। पहला है जो कि झारखंड में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और कर्नाटक में। और ये झारखंड लिखकर कोष्टक में जो झारखंड लिखा है, फिर मुरी लिखा है, यानी यह झारखंड में ही मुरी पड़ता है। ठीक है, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। अब आइए भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसका कारखाना है कोरबा में और कोयना में। ठीक है। अब आइए सीमेंट के बारे में जानेंगे, सीमेंट उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। ये सिलेबस जो कि एसएससी ने दिया है, तो इन्हें पढ़ना ज़रूरी था बच्चों, इसलिए मैं इन्हें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। सीमेंट उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। यह एक वजनदार उद्योग है, अतः उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल के क्षेत्र में होता है। सीमेंट उद्योग में कच्चा माल कोयला, चूना पत्थर, ये इसका मुख्य जिप्सम आदि है। नोट करके लिखेंगे। मध्य प्रदेश में चूना पत्थर के सर्वाधिक संचित भंडार है, इसलिए इस उद्योग का सर्वाधिक विकास मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है। एलन आधारित कारखाना है। इन कारखानों में रासायनिक उर्वरकों से प्राप्त अपशिष्ट का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है। उदाहरण है सिंदरी कारखाना। ये देखिए क्या लिखा है, अब दिख रहा है, स्लज आधारित कारखाना, अब साफ आपको दिख रहा होगा। और दूसरा है स्लैग आधारित कारखाना है यह। इन कारखानों में लौह इस्पात उद्योग से प्राप्त अपशिष्ट का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है। उदाहरण के लिए है दुर्ग यानी जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है कारखाना, उसका उदाहरण देके समझाया गया है। ठीक है। अब आइए प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य और केंद्र के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश में जो कि सतना, कटनी, जबलपुर, रतलाम, नीमच, मैहर, वनमोर आदि में इसका सीमेंट का यह प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर सीमेंट मतलब बनता है अधिक मात्रा में। ठीक है। अब आइए छत्तीसगढ़ में भी, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये जो लिखा है छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है। जामुल, दुर्ग, मंदार आदि। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है। तो उन जगहों का नाम लिखा गया है कि आखिर सीमेंट उत्पादक का केंद्र कौन कौन सा है, उसी के बारे में बताया गया है। नोट करके लिखिएगा। सीमेंट के उत्पादन में भारत विश्व में द्वितीय स्थान पर है और चीन प्रथम पर है। दूसरा है सीमेंट उद्योग को 1989 में पूर्णतः विकेंद्रीकृत किया गया था। तीसरा है भारत में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ कुल उत्पादन में 22.5% योगदान देते हैं। चौथा है सर्वाधिक उत्पादन क्षमता आंध्र प्रदेश में है, राजस्थान में है, उसके बाद मध्य प्रदेश, यह अवरोही क्रम में है। पांचवा है सर्वाधिक संख्या में सीमेंट संयंत्र, पहले पर आता है आंध्र प्रदेश, दूसरे में राजस्थान, तीसरे में तमिलनाडु, यह अवरोही क्रम में है। इसे आप देख लीजिएगा। ये जो सीमेंट का ये नोट करके जो 5 पॉइंट लिखा हूँ, ये महत्वपूर्ण है, इन बातों को जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं रासायनिक उर्वरक एवं उद्योग, इसके बारे में जानते हैं। रासायनिक उर्वरकों के अंतर्गत 3 प्रकार के उर्वरकों का उत्पादन होता है। पहला है नाइट्रोजन, फास्फेटिक एवं पोटाश उर्वरक। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन की कमी के कारण यहाँ नाइट्रोजन उर्वरक की मांग एवं उत्पादन अधिक है।
भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट यानी तमिलनाडु में स्थापित हुआ था। चौथा बिंदु है रासायनिक उर्वरक कारखानों की स्थापना कच्चे माल के ऊपर निर्भर करती है। विभिन्न कच्चे मालों पर आधारित कुछ कारखाने हैं। पहला है नेफ्था आधारित संयंत्र। यह नाइट्रोजन उर्वरक कारखाने मुख्यतः नफ्था पर 70% कारखाने आधारित हैं। नेफ्था एक पेट्रो उत्पाद है जो तेल शोधन कारखानों से प्राप्त होता है। उदाहरण है इसका बड़ोदरा, जो कि कोयली तेल शोधन केंद्र से है। गुवाहाटी, बरौनी एवं तूतीकोरिन बंदरगाह को छोड़कर सभी बंदरगाहों पर नेफ्था आधारित रासायनिक से यहाँ तात्पर्य है नाइट्रोजन उर्वरक कारखाने हैं। दूसरा है कोक आधारित संयंत्र है कुछ। तालचेर जो कि उड़ीसा में पड़ता है, कोरखा जो कि छत्तीसगढ़ में, नेवैली जो कि लिग्नाइट आधारित है। तीसरा है कोक अवेन गैस आधारित। ये सब जगहों के नाम दिया गया है, आप लिख लीजिएगा और इन्हें याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके कुछ प्रमुख रासायनिक उर्वरक कुछ कंपनियां हैं। पहली है फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका FCI से है, सिंदरी में पड़ता है। यह कारखाना सिंदरी में है, गोरखपुर में है, तालचेर में है, रामानुजम है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। दूसरा है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, RCF इसका लोगो है। ट्रांबे एवं आल जो कि महाराष्ट्र गैस आधारित है, ठीक है। इनके बारे में देख लीजिएगा बच्चों। यह जो आपने क्लास किया अभी इन सभी के बारे में इनका एक बेहतरीन आप नोट्स बनाइएगा और इन्हें समझिएगा। 2-3 बार पढ़ेंगे। एक बार में अगर आपको समझ में ना आए तो मैंने जियोग्राफी की एक बेसिक क्लास चलाई हुई है, आप उसे पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से यह क्लास समझ में आएगी, ठीक है। और बच्चों बार बार ये कुछ लड़के भी पूछते रहते हैं कि आखिर यह क्लास हम बिहार वाले कुछ बच्चे BSc का वो जो होता है ना, भर्ती आई है बिहार SSC के थ्रू जो भर्ती आई हुई है 11,000 कुछ पद हैं, वो अगर उसकी अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। उसमें भी GS का काफ़ी बड़ा रोल है। अगर आप SSC के भी तैयारी कर रहे हैं तो आप यह क्लास ले सकते हैं। यूपी पुलिस हुआ, UPSI हुआ, CAPF हुआ, CRPF, BSF, CISF, HCM का जो भी आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप यह क्लास ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।